उसमें कोई तकरार की बात नहीं। तो हमने देखा चुनाव आयोग ने मुझसे कहा है कि अभी कोई डेट के बारे में हम लोगों ने फैसला नहीं किया और डेट के बारे में जब भी निर्णय करेंगे कई चीज़ों को छुट्टी और मौसम और त्यौहार ये सब चीज़ को लेकर के करेंगे, उनका काम करेंगे। जब भी करें तो कोई उनका वो डोमेन है, उनका वो अधिकार है, आपकी तैयारी बीजेपी का है कि गठबंधन की तैयारी पूरी है। इसका मतलब क्या होगा सबको मालूम है कि चुनाव होने वाला है, आखिरी वर्ष है, 6 महीना भी मुश्किल से नहीं बचे हैं। तो चुनाव तो सब लोग नहीं और चुनाव तो नहीं अभी तक गठबंधन भी नहीं हुआ है। नीतीश जी एक चीज बताइए, इसके बारे में तो पिछली बार हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। नीतीश जी कहना है कि विधायक गठबंधन में क्या है, सोमवार को पूरी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का मन नहीं भरता है। नहीं गठबंधन और विलय का लोग कहते हैं कि गठबंधन हम लोग नहीं, विलय हम लोग कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, विलय नहीं कर रहे हैं। ये और सब प्रश्न प्रश्न आते एक ही बात। राम कुमार यादव जी के बाद जैसे लालू जी भी कहें कि अगर विलय भी यह तकनीकी कार्य से हो रहा है तो गठबंधन भी चलेगा, और उसके बाद सीट पर भी चिक आ रहा है, जैसे 145 सीट पर दावा कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 243 उपलब्ध है, तो क्या स्थिति है? तो अलग अलग बात आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक ही है। देखिए 6 दलों के विलय का निर्णय तो पहले से हो चुका है और नई गठित होने वाली पार्टी के अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन श्री मुलायम सिंह यादव जी होंगे, इसकी घोषणा भी हो चुकी है और सब लोगों ने उनको माला पहना कर मीडिया के सामने इसकी घोषणा कर रखी है। तो उससे पीछे जाने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अब कोई तकनीकी अड़चन की बात कर रहे हैं तो जब सब लोग बैठेंगे तो पता चलेगा कि तकनीकी अड़चन है भी या नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई तकनीकी अड़चन नहीं, मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है इसमें कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। लेकिन प्रश्न है इसके बारे में श्री मुलायम सिंह यादव जी अधिकृत हैं और सभी पार्टियों के अध्यक्ष की एक कमेटी उनकी अध्यक्षता में बनी और चूंकि वो नए अध्यक्ष हैं सभी पार्टियों के मिलने के बाद तो उनकी पार्टी से भी एक और व्यक्ति उस कमेटी में है। कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव जी की अध्यक्षता में गठित 7 सदस्यीय कमेटी की जब बैठक होगी तो ये सारे प्रश्न आएंगे। जहाँ तक मेरी अपनी समझ है और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कोई तकनीकी अड़चन नहीं है, लेकिन कोई तकनीकी अड़चन है तो बैठक में बताएंगे। क्या बहाना बनाया इसको कोई सार्वजनिक रूप से विचार प्रकट करने का बहुत सिलसिला नहीं रहा है। इसलिए मेरा सब लोगों से परामर्श होगा कि इसको सार्वजनिक रूप से बहस का मुद्दा बनाने के बजाय माननीय मुलायम सिंह जी को बैठक बुला लेना चाहिए। बैठक में विश्व की चर्चा करनी चाहिए कि आगे कैसे बढ़ा जाए। साइकिल समस्या इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी तक सिंबल के बारे में तय करना है, नाम के बारे में तय करना है, पार्टी के स्वरूप के बारे में तय करना है, ये ऐसे विषय इसमें बैठकर 7 सदस्यीय कमेटी को विचार करना। जहाँ तक लोगों का प्रश्न है, जनता दल का प्रश्न है, हम लोग उस निर्णय के साथ प्रतिबद्ध हैं और उस निर्णय पर आगे अमल करने के लिए कोई भी कार्रवाई होगी उनकी पार्टी पूरा साथ में। लेकिन सबको मालूम है कि इसमें कई दल हैं, जब तक बैठेंगे नहीं तब तक इस तरह की बात होती रहेगी और मेरी समझ से ये चैप्टर ओवर नहीं। कि बैठक होगी तो बैठक में ही विषयों पर विचार और बैठक होनी है 7 लोग इसमें 6 अध्यक्ष हैं और चूंकि मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्षता कर रहे हैं पूरी कमेटी की, नई पार्टी के अध्यक्ष तो समाजवादी पार्टी की तरफ से रामपाल सिंह 7 सदस्यीय
विचार होना है उसके बाद। समाजवादी पार्टी जो कह रही है, आप कह रहे हैं तकनीकी अड़चन नहीं है, इसका मतलब समाजवादी पार्टी किसी दूसरे मुद्दे के आधार पर ऐसा करिए। नहीं, बैठक जब तक उतरी कोई समाजवादी पार्टी का कोई विचार आया नहीं। एक व्यक्ति ने विचार व्यक्त किया और यूं एक जिसको कहते हैं एडवाइजरी नेचर, उसमें कोई अड़चन आती है तो ये करना चाहिए। एक विचार है कि जब तक औपचारिक रूप से बैठक नहीं हुई और उस बैठक में विषयों पर चर्चा नहीं की तो उसको किसी भी पार्टी के रूप में नहीं लेना चाहिए। ये लालू जी ने भी क्या कहा, विलय के पक्षधर है, अगर कोई तकनीकी अड़चन आई तो यदि लगा करो तो कहा नहीं कि कोई तकनीकी अड़चन आज के ये जब बैठेंगे तो सारी बात स्पष्ट होगी। तकनीकी अड़चन ये है, तीन दलों का निशान साइकिल है तो उनको ये फियर है कि साइकिल निशान उनसे छीन जाएगा, यही अड़चन बताया जा रहा है। ऐसा आपको जब इतना डिटेल जानकारी है तो आपसे हमारी यह भी अपेक्षा होगी कि जरा चुनाव आयोग में जाके बात कर लें। तो अभी तक तो आप लोग कोई किसी चीज को एनालिसिस करके नहीं देख रहे। और मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टोरी आई हुई थी चुनाव आयोग के बातचीत के आधार पर, जिसको लगता है सब लोगों ने इग्नोर कर, एक बाजाबता स्टोरी आई हुई जो तकनीकी पोजीशन है उसका जिक्र किया। तो आप मैं समझता हूँ मैं परामर्श हुआ कि इन सब चीज़ों को देखिए। इसलिए मेरी समझ से जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक क्लैरिफिकेशन कैसे होगा कि कोई तकनीकी अड़चन है या है भी नहीं। ये दोनों स्थिति में स्पष्टता तो तब आएगी और जब अगर वाकई तकनीकी अड़चन होगा तो साथ को बैठ के बात करेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि इस पर सार्वजनिक रूप से कोई बात करने की आवश्यकता। योजना लागू की जाएगी या खारिज कर दी जाएगी? मीटिंग कब होगी इसकी कोई जानकारी हो सकती है, क्योंकि चुनाव भी खराब हो सकते हैं, कितने जल्दी मीटिंग? ये तो माननीय ब्लैक सिटी को तय करना, इनको तय करना बैठक की तारीख बता सकते हैं, तय करेंगे। नीतीश जी, पत्रकार पेंशन योजना लागू की जाएगी या खारिज कर दी जाएगी? इस योजना की बात पत्रकार पेंशन योजना पत्रकारों के व्यक्ति के अपनी योजना लागू की और इसके बारे में और इसके बारे में आपको विजय चौधरी को बता देंगे पूरा विस्तार से। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपकी मुलायम सिंह जी से इस मसले पर बात नहीं की, राहुल गांधी से बातचीत नहीं की कि तकनीकी अड़चन है या नहीं है, अब जब भी बात होगी मीटिंग हमारी बातचीत होने वाली थी 25 तारीख को, जिस दिन भूकंप आ गया वो तो बैठे और जब भूकंप के बारे में सबको मालूम था, मैंने कहा कि उसको तुरंत पटना लौट कर जाना है। इसके संबंध में कुछ चर्चा हुई लेकिन वो उसके बाद भी हम गए हैं तो इस विषय पर बातचीत की, इस विषय पर नहीं गए बजट के विषय पर बातचीत की। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखलाई पड़ रही थी, लेकिन पिछले रविवार को अचानक राज्यपाल जी के वक्तव्य से नई चर्चा शुरू हुई। पिछले 7-8 दिनों से ही है, लेकिन उसके पहले तो ये बात नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होगा तो सभी दल जो मिल रहे हैं मिलकर उस पर विचार करेंगे, मिलकर चुनाव आयोग से बातचीत करेंगे। और देखिए हम लोग जब जनता दल था तो हम ही लोग जॉर्ज साहब के लीडरशिप में 14 सांसद अलग हुए थे, जनता दल का स्प्लिट हुआ था और शुरू में उसका नाम जनता दल जॉर्ज रहा और बाद में 19 अक्टूबर 1994 को समता पार्टी का विधिवत गठन हुआ। तो समता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए जो शर्तें हैं वो पूरा करता था और वो रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से बिहार में, यूपी में, उड़ीसा में यथोचित संख्या थी सांसदों की और लक्षद्वीप एक राज्य था उन दिनों, जो नियम थे केंद्र शासित राज्य में भी अगर आपकी पार्टी को मान्यता है तो उसे 4 राज्यों में मान्यता होनी चाहिए, उसमें उसको माना जाता था। उसके चलते समता पार्टी को मिला था। तो इसके बारे में और फिर 14 सांसद हम लोग थे तो 6 सांसद फिर अलग हो गए, तो इस पर भी चुनाव आयोग में चर्चा हुई थी और उसके बाद समता पार्टी की जो मान्यता थी वो बरकरार रही। तो अनेक चीजें हैं, कई प्रेसिडेंट्स हैं मान्यता संबंधी और उन सब चीजों के मद्देनजर लेटेस्ट क्या पोजीशन है इस पर तो बैठ करके चर्चा हो जाएगी। कुछ इंटरनल डिफरेंस
डिफरेंसेस की वजह से ये नहीं, मुझको तो नहीं लगता। पॉजिटिव दिन आए हैं, कोई ऐसा डिफरेंस तो नजर आया नहीं, ऐसा डिफरेंस तो नजर आया नहीं। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने पिछली बार ही रही का दोहा सुना दिया था। क्या बोला चुनाव से पहले तय हो जाएगा विलय जो चुनाव में नॉमिनेशन कब से तय? आज कौन सा महीना? तो इतना वक्त है, इतना वक्त है। 100 ग्राम मालिक डालेगा पानी। मुख्यमंत्री जी आपने ये मौसम डालेगा तो थोड़ी फल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आपने फल तो ऋतु के हिसाब से ही होता है। ये तो सुना दिए थे। मुख्यमंत्री जी आपने सीधे तौर पे कहा है कि जो विलय की बात हो चुकी है, माला भी बनाया जा चुका है, विलय से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर विलय नहीं हुआ तो क्या गठबंधन भी नहीं होगा? क्या अभी ये हेतु है तो की बात करेंगे। अब ये बात अगर 7 आदमी की कमेटी में बैठक में यह बात तय हो जाएगी कि नहीं है मुमकिन, तब वही विचार होगा कि क्या करना। इसलिए हम उस संभावना पर अभी क्यों अपनी प्रतिक्रिया या ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। आश्वस्त है तो होगा, प्रतिबद्ध है। लालू जी कह रहे हैं कि ना हो विलय तो गठबंधन में ही लड़ने चुनाव। इस बात का तो पूरा अभी चर्चा तो हुई है। तो आपकी क्या राय है? सर इधर कुछ किसानों की आत्महत्या की खबर आई है। आज भी कुछ किसान विरोध करने आए थे कि उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जनवरी में धान बेचा, अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसके पहले बेटा में किसान की आत्महत्या करने कहाँ आए थे हमको तो मालूम नहीं, क्योंकि हम तो अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे। आपको मालूम होगा कहाँ विरोध करने आए। लेकिन जहाँ तक सवाल है, ऐसे किसी भी मामले के बारे में आपको मैं बता दूँ, एक जो इलाके में एक सिरपुरा गाँव में ऐसी खबर आई भूकंप के कारण आपदा प्रभावितों के बीच में हम सब लोग लगे हुए थे। उस बीच में एक घटना घटी थी, उसमें कुछ दिन के बाद ये बात सामने आई तो तत्काल वहाँ डीएम और अन्य अधिकारी गए, डीएम भी गए, सीनियर एसपी भी गए। उनको हमने कहा वहाँ जाकर देखिए, और राजनीतिक दल के लोग भी गए। सबसे पहले जो आरजेडी के एमएलए हैं भाई वीरेंद्र और जनता दल यू के विधान परिषद के सदस्य हैं श्री संजय कुमार सिंह गांधी जी, वाल्मीकि सिंह, नीरज कुमार और जनता दल यू के जिला अध्यक्ष, सब लोग गए थे। हम लोगों ने कहा था वहाँ जाकर पूरी बात की जानकारी दी। उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी और हमने सरकारी स्तर पर कहा था डीएम और सीनियर एसपी को जाकर देखकर वहाँ के बारे में पूरा जांच पड़ताल करके रिपोर्ट देने का। उन्होंने भी रिपोर्ट दिया और कहा कि ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने डिस्ट्रेस में सुसाइड किया। तो जब रिपोर्ट आई है तो हमने तत्काल मीटिंग की उस परिस्थिति में, और हमने कहा कि ऐसी परिस्थिति में ऐसे प्रभावित परिवार के लिए क्या किया जाना चाहिए। हमें एक नीति बनाना चाहिए और एक स्कीम बनानी चाहिए। तो शायद आपको मालूम हो गया होगा कि हम लोगों ने एक स्कीम बना दी और उस स्कीम को 1 अप्रैल 2015 के प्रभाव से लागू भी कर। ऐसे कोई मामले आएंगे तो जिलाधिकारी के स्तर पर कमेटी होगी, उस मामले की जांच पड़ताल करेगी। और अगर वो संतुष्ट होते हैं कि फार्मर जो फार्म डिस्ट्रेस के कारण उसने सुसाइड किया है, तो वैसी स्थिति में इस स्कीम को इन्वोक किया जाएगा। और इस स्कीम का 2 कंपोनेंट, उनके परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और उस 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाएगा, ताकि प्रति महीने उस परिवार को मिल सके, ताकि उनका भरण पोषण हो सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके। तत्काल जब इस प्रकार की घटना घटे तो पारिवारिक लाभ योजना का उनको लाभ दिया जाएगा और जो मृतक की विधवा है उनको विधवा पेंशन दिया जाएगा। और इसके अलावे अगर कोई उन्होंने कर्ज लिया है तो उस कर्ज के सेटलमेंट के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया।
और उस 1 लाख रुपए हाथ में नहीं दिया जाएगा। डीएम के लेवल पर जो कमेटी होगी प्रत्येक जिले में, वो सारे कागजात को देखकर उनके लोन को सेटल करा देगी और उसमें 1 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार के द्वारा दी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्कीम बना और 1 अप्रैल 2015 के प्रभाव से लागू करने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय लिया गया मई में, लेकिन इसको हम लोगों ने प्रभावी बना दिया इस वित्तीय वर्ष से, 15-16 वित्तीय वर्ष, और वो स्कीम को अप्रूव करके लागू कर दिया गया है। और उस स्कीम के अंतर्गत सारी कार्रवाई होगी। इस तरह की कोई इंसिडेंट की रिपोर्ट होगी तो ये पूरा का पूरा स्कीम में प्रावधान है। और ये पूरी योजना, ये स्कीम आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा संचालित है। ये कृषि विभाग के द्वारा संचालित नहीं, ये आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा संचालित है और ये निर्णय किया जा चुका है। तो ऐसे किसी भी मामले, और यह निर्णय लेने के पहले हम लोगों ने ऐसे मामलों में अलग अलग राज्यों में जहाँ से ज़्यादा खबरें आती है सुसाइड की, फार्मर सुसाइड, उन सभी राज्यों में जो स्कीम लागू है उसका अध्ययन किया। और बिहार पहला राज्य है जिसने 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का प्रावधान किया। इतनी राशि का प्रावधान अभी तक किसी राज्य में नहीं जहाँ ये स्कीम बनी हुई। हम लोगों ने नई स्कीम बना दी है और उस स्कीम के अंतर्गत करेगा। और यही नहीं, उनको सहायता देगा, और यही नहीं, उनके कारणों का पता लगाया जाएगा। और कारणों का पता लगा करके अगर कोई हो, जैसे यहाँ की घटना है सर, उनका पूरी कार्रवाई हो रही है। अगर उसका स्थान था तो उस स्थान को पैक्स ने लिया क्यों नहीं? ये सारी बातों को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए और उसमें प्रशासनिक और क्रिमिनल दोनों प्रकार के एक्शन किए गए। तो ये सब कुछ स्कीम का हिस्सा बना दिया गया है और उसी के मुताबिक हम लोग डील कर रहे हैं। और ऐसा कोई केस रिपोर्टेड होगा तो यही प्रोसीजर अपनाकर हम मामले की जांच भी करेंगे और जो हमें सहायता देनी है वो भी देंगे। यानी हाथ में नहीं दे देंगे, हम लोग फिक्स डिपॉजिट करके उनके परिवार के, उनके पत्नी या जो भी परिजन होंगे उनके नाम से एफडी करेंगे ताकि हर महीने उनको पैसा मिल जाए। और उस पैसे से ऐसा नहीं हो कि हाथ में पैसा दे दिया और जैसा 10 लोग पीछे पड़ के इतने दावेदार आ जाएंगे और कहेंगे तो उसका सब पैसा कोई खत्म न कर दे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्कीम बनाएंगे। सर, ये सेटलमेंट बैंक के लोन का होगा या किसी निजी महाजन? जो भी कर्ज उसने लिया है उसमें बैंक भी है और बैंक के बाहर भी उसको देखेंगे ना भाई, बैंक के बाहर का भी ऋण है तो कुछ तो होगा। आखिरकार ये ऐसी चीज नहीं है ना, ये कोई मतलब कोई भी काम या कारोबार करने के लिए नियम बने हुए हैं ना, तो यह भी तो देखना चाहिए कि नियमों के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस सब चीज़ों को देखा जाएगा। स्कीम बना करके इसमें जो कई प्रकार से इधर उधर काम भी हो रहा होगा उस पर भी रोक लगेगी। और यही नहीं, अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है तो उस एंगल से भी जांच होगी, कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर तो नहीं हुआ। तो इसलिए सभी पहलू को देखते हुए इसलिए इसमें जिलाधिकारी के स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में कमेटी रहेगी। वो अपने जिले के किसी भी इस प्रकार के मामले की जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद इस स्कीम को इन्वोक करेगी। यह हम लोगों ने बना दिया, इतने कम समय में एक व्यवस्थित स्कीम भी बना दी। लेकिन यहाँ तो जिनको कुछ करना नहीं रहता है, बयान देना रहता है, उनको तो बयान का मटेरियल मिला। लेकिन हम लोगों के लिए तो एक्शन करना है, हर एक मामले में एक्शन करना, और इस प्रकार का एक्शन होना चाहिए कि जिससे पीड़ित को लाभ भी मिले। और इस प्रकार की घटना के पीछे जितने प्रकार के कारण हो सकते हैं उन सभी कारणों को ठीक ढंग से देखा जाए ताकि हर एक घटना बाकी के लिए सबक का कारण। तो ये इस प्रकार की स्कीम बनाई गई है। उस समय जबकि आपको मालूम है कि आपदा प्रबंधन के लिए किस प्रकार का इंतजाम हम लोगों ने किया और उसकी मॉनिटरिंग हो रही। फसल क्षति के मद्देनजर जो हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं उनको मदद पहुंचा रहे हैं, आरटीजीएस के माध्यम से सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर हो रहा है।
एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे प्रभारी मंत्री कई दिनों तक जिलों में रहे हैं और जो प्रभारी सचिव है वो कई दिनों तक लगातार रहे और उनको ये निर्देश दिया हुआ है कि आप बीच बीच में जाएं और पूरी स्थिति को देखें। और हमने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विस्तृत समीक्षा की और अभी एक समीक्षा और करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपदा प्रबंधन के कार्य को जितनी मुस्तैदी से करते हैं, इसलिए इस मामले को भी जो आपने सुसाइड की बात कही, किसान आत्महत्या की, उसको भी हमने इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग में ही रखा और कलेक्टर के थ्रू ही इसको लागू करने का और क्योंकि हर जांच पड़ताल को ये रखा। और इसके बाद अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी प्रकार का सुझाव आता है, अनुभव आते हैं, उसका भी लाभ उठाएंगे। मुझे 2 सवाल है। एक तो मर्जर के इशू पे जो रामगोपाल यादव के बयान के बाद कंफ्यूजन हुआ है, उसकी बैठक शीघ्रता से बुलाई जाए। दूसरी बात यह है कि अभी एक केंद्रीय मंत्री का बयान आया है कि अर्थक्वेक में जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को 2 लाख रुपए केंद्र के द्वारा दी गई है और इसे राज्य सरकार को डिस्पर्स करता है। इस पर आप क्या करेंगे? ये जो हम लोगों ने 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान अर्थतंत्र को दिया है वो अब नया नॉर्म्स है आपदा प्रबंधन का। नया नॉर्म्स जो निर्धारित हुआ, पहले 1.5 लाख रुपया था, वही बढ़कर अब 4 लाख रुपया हुआ है। तो उस नॉर्म्स के मुताबिक 4 लाख रुपए का के अनुग्रह राशि का भुगतान प्रति पीड़ित परिवार को किया जाता है। 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए जाने का इंडिकेशन था। प्रधानमंत्री राहत, ये ना भारतीय जनता पार्टी है ना केंद्र सरकार। एक बात बहुत क्लियर कट समझ लीजिए, जैसे मुख्यमंत्री राहत, प्रधानमंत्री राहत, वो एक ट्रस्ट, वो सरकार के बाहर लोग ऐसे मौके पर जो दान देते हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में या मुख्यमंत्री राहत कोष में, उसका उपयोग किया जाता है। तो न ये केंद्र सरकार का पैसा है न सत्तारूढ़ पार्टी का पैसा है, ये प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा है। और उन्होंने तय किया है कि हम भूकंप पीड़ितों को 2-2 लाख रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष से भुगतान करें। तो प्रधानमंत्री राहत कोष की राशि का भुगतान कर दिया जाए अलग से, वो कोई केंद्र का नहीं है। कंफ्यूजन मत कीजिएगा। जैसे पहले भी 1.5 लाख रुपया था, तो कई मामलों में 1.5 लाख रुपया आपदा प्रबंधन का दिया जाता था और 50,000 रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम देते थे, दोनों मिलाकर 2 लाख। लेकिन उसमें 1.5 लाख रुपया आपदा का था, 50,000 रुपया राहत मुख्यमंत्री राहत कोष का था। तो मुख्यमंत्री राहत कोष का या प्रधानमंत्री राहत कोष का सीधा संबंध केंद्र या राज्य सरकार से नहीं और सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं है। और प्रधानमंत्री राहत कोष के ट्रस्ट के जो सदस्य होंगे वही मेरे हिसाब से बोलने के हकदार होंगे। लेकिन आप तो जानते ही हैं किस प्रकार की बोली बोलने में माहिर है ये लोग, किस तरह से किसी चीज को ऐसा प्रचारित करेंगे और लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं कि लोग इतना डिटेल में तो जाते नहीं है। प्रधानमंत्री राहत कोष, उसका फैसला केंद्र सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी, ये 3 मिनट में ये पूरा सर्किल घुमा देते हैं। तो ऐसे ये कलाकार लोगों की पार्टी है, इसलिए उसमें हमें कुछ नहीं करना है। पता नहीं ये लोग जो घूमते रहते हैं, कोई काम तो है नहीं, तो ये लोग अपने इलाके में रिश्तेदारों के यहाँ घूम रहे हैं और होटल में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, कोई चीज से मतलब नहीं, किसी काम से नहीं मतलब, काम तो एक ही आदमी को करना है। बाकी ये सब लोग अपना घूमे, नाता रिश्तेदार इधर उधर घूमते रहे और एक होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करें, यही काम है। आप देख लीजिए, आप जैसे सब लोगों को अनुभव हो, तो ये सब इनका चलता रहता है। उसकी बात छोड़िए, दूसरा प्रश्न उनका तो अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, पहले प्रश्न का उत्तर ही आपको जल्दी है, कोई जल्दी नहीं। तो 2 बजे तक हमारा समय इसी कार्य के, हमें 2 बजे तक कोई जल्दी नहीं। पहला
तो आपने कहा कि आप मांग करेंगे, तो मांग करने का ये प्रश्न नहीं है, मैं सुझाव जरूर मेरा ये सजेशन है कि मुलायम सिंह यादव जी की अध्यक्षता में वो मीटिंग हो जाए और उसी में इन विषयों पर चर्चा करके देश की जनता को स्पष्टता के साथ जो भी कहना है भाई इतना जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री क्यों विलम्ब क्यों कर रहा है, क्या कारण है? बहुत दिन से इसका उत्तर तो वही देखे। हमने जितनी बार मुलाकात की है, 2 बार हमारी मुलाकात वित्त मंत्री जी से हुई है और 1 बार माननीय प्रधानमंत्री जी से हुई है। मैंने हर बार इस प्रश्न को उजागर किया है, रखा है और इन्होंने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान हर जगह इस बात की घोषणा की थी, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष सहायता देंगे, विशेष ध्यान देंगे। अब ये तीनों भूल गए हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं चुनाव में जो कहा जाता है वो तो जुमला है, जैसे काला धन 15 से 20 लाख रुपया लाकर हर किसी को मिल जाएगा, तो जुमला कहती है कि उसी तरह से सब जुमलेबाजी। और आज तक जितनी बात ये लोग बोल रहे हैं वो सब जुमलेबाजी। लालू जी से बात हुई है? लालू जी से बात हुई है? उस मौसम वैज्ञानिक का पूर्वानुमान है कि ना विलय ना गठबंधन? क्या लालू जी जिसको मौसम वैज्ञानिक कहते हैं, उस मौसम वैज्ञानिक का पूर्वानुमान है कि ना तो विलय होगा ना गठबंधन? भाई हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा। एक बात सही हुई। अगर उनकी बात पर क्या कहिएगा, उनका भी है, अभी अब छोड़ दिया, अगली बार आएंगे तो हम लेते हैं उनका जो समूचा बयान है, हम छोड़े रहते हैं कहाँ उन पर कुछ बोले जाते तो भाजपा में समाहित हो गए, वो तो कहाँ बोलते थे। अब पाकिस्तान में भी जब गए तो उस समय के राष्ट्रपति थे जनरल मुशर्रफ, उनसे हाथ मिलाते हुए क्या परिचय दिए थे, हम ही हैं जो गुजरात दंगा के कारण केंद्र सरकार छोड़। तो उनकी बात पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहे हैं। उनका लंबा साथ लालू जी के साथ साथ उनका तजुर्बा ज्यादा होगा, तो इसका आधार पर उन्होंने कहा। बीजेपी के कुछ नेताओं की तरफ से ये बयान इस तरह के आ रहे हैं कि किसी कीमत पर जेडीयू की वापसी नहीं होगी एनडीए में, ये अफवाह जेडीयू के लोग ही फैला रहे हैं, नीतीश कुमार फैला रहे हैं। मैंने अफवाह फैलाने में माहिर हुआ, तो क्या करिए अफवाह फैलाए, ये भी अफवाही है, ये भी अफवाही है, ये बोल करके वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जो कल्पना से परे बात है, उस बात के बारे में भी चर्चा करके वो अफवाह फैलाना चाहते हैं, वो अफवाह फैलाना चाहते हैं। ये अफवाह फैलाने का एक तरीका है, ये अफवाह फैलाने का तरीका है। आप लोग थोड़ा कम जानते हैं, लोग बढ़िया से जानते हैं। यह भी एक तरीका है अफवाह फैलाने का, ये बोलना कि अफवाह फैलाने के समान कोई पूछेगा अच्छा होने वाला क्या तो मैंने होगा क्या, यह भी एक तरीका है। ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्रचार का, निगेटिव बोल करके प्रचार, आप जानते नहीं, हम तो जानते खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग, निगेटिव बोलकर किसी चीज का प्रचार करना, ये तो लेटेस्ट टेक्निक है प्रचार का। तो यही है, वही अफवाह फैला करे, अफवाह फैला। लेटेस्ट उनका ये कहना है कि आप जेटली जी क्या खाना खाते हैं तो यहाँ लालू जी को परेशानी होने लगती है, आप उन पर दबाव भी बनाने लगते हैं। देखिए, हम तो राज्य के हित में कहीं जाते हैं और कौन कहाँ खाना खाता है ये महत्वपूर्ण है, कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए, ऐसी बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। राजनीति को इतना नहीं गिरा देना चाहिए, राजनीति को इतना गिरा नहीं देना चाहिए कि उसको खाने, चाय और नाश्ते से जोड़ देना चाहिए। इसको हमेशा मुद्दों पर रखना चाहिए और किसी को कोई परेशानी नहीं होती, सबको मालूम कौन किस लिए जाता है। आप तो 2 दिन ला देंगे जबकि कोई एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी के यहाँ
लाइन अलग